अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, इसराइल को तस्लीम करने का जो मामला है ये सऊदी अरब के अंदर और बिलखुसूस अगर ये कहा जाए कि सऊदी शाही ख़ानदान के अंदर दरारें मज़ीद वाज़े कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। और अब पहले तो शहजादों की तरफ से और दीगर जो लोग हैं जो शाही खानदान का हिस्सा हैं उनकी तरफ से इस तरह की खलीज जो है उसके इम्कानात जाहिर हो रहे थे, लेकिन अब जो असल मसला है वो मजीद हाईलाइट होना शुरू हो गया है और वो है बाप बेटे के दरमियान इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से डिसएग्रीमेंट। उन दोनों के नजरियात और हैं, उन दोनों की आइडियोलॉजी और है और अब इसराइल के मामले पर ये कोलाइड कर चुकी है। बात हो रही है फरमा रवां सऊदी जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके बेटे और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की, और इनके दरमियान जो खलीज इस वक्त है और सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्या है। इससे पहले खबर यही थी कि सिर्फ और सिर्फ सऊदी फरमारवा जो है वो हेजिटेंट हैं, वो अभी हिचकिचा रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने से और उन्हें लगता है कि ये करने से हमारी मुस्लिम उम्मा की हुक्मरानी चली जाएगी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब मजीद शहजादे और सलमान बिन अब्दुल अजीज के जो भतीजे हैं, बिलखुसूस जो शहजादा तुर्की बिन फैसल हैं, उनकी तरफ से बाकायदा बयान आना और एक स्टेटमेंट आना जिसमें इस डिसएग्रीमेंट बाप बेटे के दरमियान जो है उसका जिक्र करना यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम आज की इस वीडियो में आपके सामने इसराइली जरीदा है हैरेट्स, उसका एक आर्टिकल भी रखेंगे और उसमें बड़ा वाज़े उन्होंने लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ अब मोहम्मद बिन सलमान को अगर राह से हटाना है, सफाया करना है, किसी को समझाना है इसराइल को तस्लीम करने के लिए और उस रास्ते के अंदर अगर कोई रुकावट है तो वो मोहम्मद बिन सलमान के अपने वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं। ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी से हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अब ख़वातीन व हज़रात, जो खलीज है ये गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर हमने भी वीडियोस बनाई डिटेल में आपको, साथ ही साथ हम इसके ऊपर अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से सऊदी अरब के अंदर कुछ शहजादे उठ रहे हैं और वो बाकायदा तौर पे डायरेक्ट बयान दे रहे हैं। इसराइल के खिलाफ बात हो रही है, इसराइल को ललकारा जा रहा है और कहा जा रहा है किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक इनका शहजादा उठ के बयान दे देता है। तो दो अजीबो गरीब किस्म के बयान आ रहे हैं और एक शहजादे जो है स्पेशली तुर्की बिन फैसल जो है ये सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह रह चुके हैं, ये यूएसए के सफीर रह चुके हैं अमेरिका के लिए, और ये शाह फैसल जो थे उनके साहबजादे भी हैं और शाह फैसल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके सरबराह भी हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस वक्त सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि एक तो ये सऊदी फरमारवा जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज उनके बहुत करीब समझे जाते हैं। तो इनकी तरफ से इस तरह के बयान आए जो कि कॉन्फ्रेंस में आए, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसराइल का वजीर खारजा मौजूद था और ये एक धचका था पूरी दुनिया के लिए कि भाई ये तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे, माहौल बनाया जा रहा था इसराइल को तस्लीम करने के लिए, लेकिन ये अचानक सऊदी शहजादा जो कि सऊदी अरब को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफिशियली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसने ये क्या स्टेटमेंट दे दी, उसने ऐसा क्या बयान दे दिया। लेकिन अब जो चीजें हैं वो बड़ी वाज़े हो रही हैं और अब जो दरारें हैं वो भी वाज़े हो चुकी हैं और ये अब मामला जो है ये बगावत की तरफ भी जा सकता है। और इस मर्तबा बगावत जो है वो सिर्फ सऊदी शाही खानदान के अंदर नहीं बल्कि सऊदी अवाम को भी इन्वॉल्व करके हो सकती है। इससे पहले हमने आपको एक और चीज बताई कि इसराइल जो है उसके लिए विन विन सिचुएशन कैसे होगी, उसे भी आपके सामने रखूंगा कि अगर इसराइल को मोहम्मद बिन सलमान तस्लीम कर लेता है तब भी इसराइल का फायदा, और अगर कोई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को राह से हटाते हैं या फिर उन्हें बाईपास किया जाता है, उनके इक्तदार पे कब्जा किया जाता है, तब भी इसराइल का ही फायदा है। और दोनों सूरतों में सऊदी अरब जो है उसका घाटा होगा। ये कैसे होगा ये भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अब जो प्रिंस तुर्की अल फैसल हैं इन्होंने सबसे पहले तो एक चीज बताई, इन्होंने कहा है कि मैं मुस्तरद करता हूं ऐसी किसी भी खबर को कि सऊदी अरब जो है उसने अप्रोच किया है या सऊदी अरब को किसी ने अप्रोच किया है कि हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज करें इसराइल के साथ। और उन्होंने कहा कि हम किसी कब्जा करने वाले ऑक्यूपेशन अथॉरिटी के साथ हम कोई डील नहीं कर सकते, हमारा कोई उनके साथ बात नहीं होगी और इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। और इसराइली वजीर आजम जो है उन्हें झूठा कहा और इसराइली वजीर आजम को कहा कि वो एक इंतहाई शातिर और चालाक और झूठे शख्स हैं। अब इन्होंने जो नियोम के अंदर होने वाली मीटिंग है उसके ऊपर बड़ा दिलचस्प बयान दिया
اور یہ جو ان کا بیان ہے یہ بہت ہی چیزیں اپنے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ انڈر دا لائن اس کا مطلب ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. The Saudi prince categorically denied that Saudi monarch met with the Israeli prime minister in the city of Neom last week. Al-Faisal asserted the Saudi foreign minister Prince Faisal bin Farhan completely denied the allegations. اور انہوں نے کہا کہ جو کنگڈم ہے, I believe that the kingdom's credibility is highly estimated more than allegation made by someone like Netanyahu. انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے بات کی ہے اور ہمارے کنگڈم کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے, ہماری بات کو زیادہ وزن دیں اور ہم سچ بولتے ہیں, ان کی طرف سے جھوٹ ہوتا ہے. تو اگر ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے سرکاری بیان آیا ہے ملاقات نہیں ہوئی, تو پھر ملاقات نہیں ہوئی ہوگی. انہوں نے خود پہ نہیں لی بات, اور نہ ہی انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا کہ ہمارے اسٹیٹ کا اور ہمارے ملک کا آفیشیل سٹانس کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی پریپریشن نہیں کی جا رہی, کوئی تیاری نہیں کی جا رہی, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم اسرائیل کو کسی بھی صورت نارملائزیشن آف ٹائز جو ہیں, یعنی اپنے جو تعلقات ہیں انہیں نارمل کرنا یا پھر اسرائیل کو تسلیم کرنا, اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو دلچسپ بات کی جس میں یہ خلیج واضح ہوتی ہے باپ بیٹے کے درمیان, سعودی فرما رواں اور سعودی ولی عہد کے درمیان. The kingdom's steadfast position has been further emphasized by the king in his speech before the Consultative Assembly of Saudi Arabia. انہوں نے کہا کہ سعودی فرما روا جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کی جو کنسلٹیٹو اسمبلی ہے اس کے سامنے باقاعدہ طور پر اس چیز کا اعادہ کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا اور اپنی اس بات کو ریپیٹ کیا کہ کنگڈم جو ہے وہ کسی بھی صورت فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. البتہ دوسری طرف محمد بن سلمان اور ان کے قریب جو شہزادے ہیں اور ان کے قریب جو منسٹرز ہیں وہ اور بیانات دیتے ہیں. ان کی طرف سے بیانات کبھی بھی اتنے سخت نہیں آتے, اور نارملائزیشن جب آپ نے کرنی ہوتی ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سٹیپ میں آپ مخالف بیان دینا چھوڑتے ہیں, آپ نیوٹرل بیانات دیتے ہیں اور پھر آپ کسی کے حق میں بیان دیتے ہیں. تو وہ اس پالیسی پہ عمل پیرا ہیں. لیکن دوسری جانب اب یہ جو شہزادے ہیں ترکی بن فیصل, ان کی طرف سے سٹرونگ سٹیٹمنٹ آنا اور سعودی فرما روا کی طرف سے سٹرونگ سٹیٹمنٹ آنا, یہ بالکل اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سعودی فرما روا جو ہیں وہ اپنے بیٹے کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح سے روکنا چاہتے ہیں کہ ماحول بن جائے اور اسے بھی کچھ نہ کہنا پڑے اور ان کے اقتدار پہ بھی کچھ نہ ہو, وہی ولی عہد رہیں, لیکن حالات اس طرح کے بن جائیں کہ مشکل بن جائے. اب سعودی عرب کے اندر اس وقت دو اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک پرانے نظریات رکھنے والا جو بادشاہ ہیں وہ, اور ان کے ساتھ جو دیگر شہزادے ہیں ان کی پرانی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو اس کے اندر اب مسلم امہ کی حکمرانی ہم سے چھن جائے گی, اور ہمیں آگے بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے ویسٹ بھی ہمیں ڈمپ کر دے اور ہمیں اسرائیل جو ہے وہ بھی آگے سے جھنڈی کرا دے اور ادھر سے بھی ہمیں کوئی خاص فائدہ نہ ہو, اور یہ جو ہم عالم اسلام کے لیڈر ہیں ان کے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ہم کرنے کی پھر پوزیشن میں نہیں رہیں گے. دوسری جانب نوجوان قیادت محمد بن سلمان اور ان کے ہم خیال کچھ شہزادے ہیں اور وزیر ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو پھر ہماری راہیں کھل جائیں گی, ہم ایک بالکل ایک پوری دنیا میں ایک اچھا امپریشن دیں گے, اور ہم کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں چاہتے, ہم نے اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا ہے, ہم نے سب کو تسلیم کرنا ہے, ہم نے وہ تمام تر رولز اور قوانین لانے ہیں جو ویسٹ کے ہیں. لیکن جو دوسرا گروہ ہے اور یا پھر دوسرا جو بلاک ہے وہ اس کے بالکل 180 ڈگری اپوزٹ سوچتا ہے. اس سب کے اندر ہیرٹس جو ہے اسرائیلی جریدہ اس کی طرف سے بھی اب یہ باقاعدہ طور پہ بیان آیا ہے, اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ٹو نارملائز ٹائز ود اسرائیل Saudi crown prince must placate his father and Biden. While the king sees his reign as the guardian of the whole Arab, his son backs a Saudi first approach. یعنی انہوں نے بھی اس چیز کی طرف ذکر کیا اور اشارہ کیا ہے اسرائیلی جریدے نے کہ یہ چیز جو ہے یہ خلیج مزید واضح ہو رہی ہے, اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عمل کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ سعودی فرما رواں سلمان بن عبدالعزیز ہیں, اور اس کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں. لیکن اس کے اندر اب جو چیز اور بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ کچھ شہزادے جو ہیں وہ اپنے چچا کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں, اور ان کے سٹانس کو اور ان کا جو موقف ہے اسے مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں آنے والے ہر دن کے ساتھ, آنے والے ہر وقت کے ساتھ اور ہر بیان کے ساتھ. تو اب محمد بن سلمان کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت سے شہزادوں کو گرفتار کیا, بہت سے لوگوں کو انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے. اس سے پہلے جو انہوں نے وہاں پہ ایک ہوٹل کے اندر سارے شہزادوں کو بند کیا, وہ بھی بغاوت کو چلنے کے لیے تھا, نام کرپشن کا دیا گیا کہ کرپشن کے چارجز ہیں ان سب پہ, تو بغاوت کو روکا گیا. لیکن یہ جو ترکی بن فیصل ہے یہ بڑے ہی انفلوئنشل ہیں اور انہیں اس طرح سے گرفتار
इजहार करना या इन्हें नज़र बंद करना मोहम्मद बिन सलमान के बस में नहीं है, उनके लिए मुमकिन नहीं है। और जो इस वक्त शहजादे बात कर रहे हैं वो सारे उसी ब्लॉक के हैं जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान इस तरह से डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता, और बड़े ही वो पावरफुल कंसिडर होते हैं और उनकी बड़ी ही ज़्यादा से है सऊदी सर्कल्स के अंदर भी और सऊदी अरब के अंदर भी। तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी इस वक्त बड़ा ही मेक और ब्रेक मोमेंट है। अब इसराइल के लिए ये विन विन सिचुएशन कैसे होगी? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो इसराइल के लिए ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी फतह होगी, विक्ट्री होगी। उसके स्टांस के लिए, फ़लस्तीन कॉज के ऊपर जो इसराइल का स्टांस है वो मजबूत हो जाएगा और फिर पूरी राहें खुल जाएंगी तमाम इस्लामी ममालिक के लिए इसराइल को तस्लीम करने के लिए। लेकिन दूसरी जगह पे अगर बगावत होती है, सऊदी अरब इंटरनली कमज़ोर होता है, सऊदी अरब के अंदर अगर लोग भी बाहर निकलते हैं और पहली मरतबा कोई ऐसी बगावत होती है जो सिर्फ शाही ख़ानदान के अंदर नहीं है बल्कि पब्लिक तक फैल चुकी है, क्योंकि पहली मरतबा जो इस तरह के बयानात हैं एक दूसरे के खिलाफ वो पब्लिक में आए हैं। पहले जो भी होता था अंदर होता था, मसला हल हो जाता था। तो अगर सऊदी अरब के अंदर किसी किस्म की सिविल वॉर होती है, खाना जंगी होती है, एहतजाज होते हैं, सऊदी अरब वीक होता है, सऊदी अरब कमज़ोर होता है, तो इसके अंदर भी उनके लिए ही ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगी इसराइल के लिए। तो उनके लिए तो दोनों सूरत हाल जो है वो बड़ी आइडियल है और दोनों सिचुएशंस के अंदर उनका फ़ायदा है और नुकसान इसमें अपेरेंटली दोनों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें सऊदी अरेबिया का ही है। मखदूम शाह, आपको इजाज़त दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बड़े कीमती हैं। क्योंकि जब आप हमें डांटते हैं, हमारी तारीफ़ करते हैं, हमें चीज़ें बताते हैं ठीक क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर उस चीज़ को लेके मैं और मेरी टीम मज़ीद आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए हैं तो आपकी राय सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मखदूम शाह, आपको इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।